मुझे जहाँ तक जानकारी है आज ही बात नहीं बनी, कल बात नहीं बनी थी तो चिराग पासवान मीटिंग के दौरान उठ के चले गए, दिल्ली आ गए। सब कुछ साफ हो जाएगा कि ये कितना हाइप था और कितनी इसमें रियलिटी थी। कुल मिलाकर 96% ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है जो शायद किसी बड़ी पार्टी में 10 साल 20 साल और इंतजार करते तो उनको मौका मिलता। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतने हिस्सेदार। जब आप लोगों से बात करेंगे तो कोई भी प्रशांत किशोर को कोई तीसरी शक्ति मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जिसको पता है मुझे कहाँ कैसे किसके लिए खेलना था, अब उन्हें अपने लिए खेलना है तो जाहिर तौर पर वो खेलेंगे। जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम राजनीति में परिवारवाद को नहीं आने देंगे, ये अंडर द रडार काफी रहने वाले हैं प्रशांत किशोर। वो ये तो करेंगे कि भाई अगर उन्होंने जाति की बात नहीं भी की होगी और अलग अलग जातियों के लोगों को उन्होंने टिकट दिया होगा, आप ही उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दावे और वादों में उनके बहुत फर्क होगा। सीपी सिंह जदयू से किस वजह से निकाले गए, क्यों बाहर हुए? बीजेपी की तरफ से तो नहीं खेल रहे हैं प्रशांत। बी टीम। अक्टूबर त्योहारों का महीना है, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा त्योहार होगा चुनाव। और नवंबर में होने वाले इस चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। जनसुराज पार्टी ने 51 नामों की घोषणा की और अभी खबर आई है कि एनडीए में भी सभी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है और जल्द ही घोषणा हो सकती है पहली लिस्ट की। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, उपेंद्र और गुंजेश। उपेंद्र, एनडीए भी जल्द ही अब घोषणा करने वाला है। 51 नामों की घोषणा प्रशांत किशोर कर चुके हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की जो राजनीति है अब किस करवट जा रही है? एनडीए की घोषणा से पहले हम बात कर लेते हैं जो जनसुराज पार्टी ने लिस्ट जारी की है उसके बारे में, फिर एनडीए पर आएंगे। जनसुराज पार्टी जो कल घोषणा की थी उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ बातें कर दी थी, लेकिन जो बातें रह गई थी, जो रिसर्च के विषय हैं, कुछ रिसर्च गुंजेश भाई आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा हम एनडीए के बारे में बात कर लेते हैं, फिर गुंजेश भाई बताएंगे विस्तार से उसको। एनडीए में चूंकि आहुति प्रशांत किशोर ने दे दी है बिहार विधानसभा चुनाव में 51 सीटों के साथ, जैसा उन्होंने कहा था कि भाई 100 सीटों की प्लानिंग थी लेकिन 51 सीटों पे हमने कर दिया ताकि सनातन परंपरा के मुताबिक 51 बड़ा शुभ संकेत होता है। लेकिन गुंजेश भाई ने इसको थोड़ा कटाक्ष भी किया था इस मामले पे। एनडीए चूँकि एनडीए में इसलिए नहीं बैठ पा रही थी कि जो चिराग पासवान हैं वो उस हिसाब से सीट मांग रहे थे कि भाई मेरा एवरेज देख लो, आप औसत देख लो, मेरा स्ट्राइक रेट देख लो, हमको 5 सीट आप लोकसभा में दिए, हम 5 आपको जीत के दिए, एनडीए के खाते में हमने दिया। उन 5 सीटों की अगर बात करें लोकसभा की तो उसमें 30 से 35 विधानसभा की सीटें आती हैं और वो चाह रहे थे कि हमको वो सीटें मिल जाएँ जिन 5 सीटों पे लोकसभा में हैं, उन 30-35 सीटें मिल जाएं। लेकिन ये एनडीए के लिए संभव नहीं था, क्योंकि अगर वो 30-35 सीटें उन्हीं को दे देगी तो बाकी जो सहयोगी दल हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे जीतन राम मांझी हैं, वो भी अड़े हुए थे कि हमको भाई कम से कम 20-25 सीटें दी जाएं। उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में जब हार थाक गए तो उन्होंने क्या कि भाई कम से कम 15 ग्राम तो दे दो, 15 विधानसभा की सीटें दे दो। तो अब हमें लगता है कि एनडीए इसी का इंतज़ार कर रही थी कि कब चुनाव की घोषणा हो, क्योंकि उनका एक मानना था, हमारे कई बीजेपी नेताओं से बात हुई तो उनका ये मानना था कि बीजेपी इसलिए घोषणा नहीं कर रही है, एनडीए गठबंधन इसलिए घोषणा नहीं कर रहा है कि जब चुनावों की घोषणा होगी तो जब अंतिम वक्त में हम सीटों को तय करेंगे तो जो हमारे छिटके हुए जिनको टिकट नहीं मिला वो कहीं जाने की संभावना बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि और लोगों के भी टिकट उस वक्त फाइनल हो गए होंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी उनकी, एनडीए की। तो एनडीए ने इसी के तहत अब हो सकता है कि जैसा आप बता रही हैं कि एनडीए आज या कल जब भी घोषणा कर दे। लेकिन अभी भी मुझे जहां तक जानकारी है आज ही बात नहीं बनी, कल बात नहीं बनी थी तो चिराग पासवान मीटिंग के दौरान उठ के चले गए, दिल्ली आ गए। बिहार से पटना में बैठक हो रही थी एनडीए गठबंधन की कि भाई सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। उस सीटों में बात नहीं बनी, वो निकले और सीधे दिल्ली चले आए। बात सिर्फ सीट शेयरिंग पर रुक जाएगी या मुख्यमंत्री तक भी आएगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी आएगी? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रशांत किशोर तो खुद अपने मुंह से ये दावा कर चुके हैं कि ये तो नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन कल से मैं बहुत चर्चाएं सुन रही हूँ, नीतीश कुमार का नाम लेने से परहेज कर रहे हैं लोग, एनडीए के जितने नेता हैं। ऐसा कुछ है? देखिए, डेफिनेटली कोई सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा है कि नहीं जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और बीजेपी का रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि अगर जब भी वो, ठीक है वो मजबूरी थी 2020 में कि बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद भी वो नीतीश कुमार को दे दी क्योंकि वो प्रासंगिक थे उस वक्त, लेकिन
राजनीति के जो जानकार हैं, पॉलिटिकल सिनारियो में तो यही चल रहा है कि जो छवि बनाई गई नीतीश कुमार की, जो मेंटल हेल्थ वाली छवि बनाई गई, उसके पीछे का इतिहास बीजेपी ने टटोलना शुरू किया। बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और इसको लेके चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे आपके तेजस्वी यादव हों, उन्होंने टारगेट किया इस बात को लेके। तो हमें नहीं लगता कि बीजेपी अपने सिवा किसी दूसरे दल को, उस दल को देखेगी जिसके पास सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें हैं। और चिराग पासवान बनाने में बीजेपी की भूमिका है ना। तो हमें नहीं लगता कि कहीं से चिराग पासवान ने एक दांव जरूर खेला है। वो एक स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, एक दांव खेल रहे हैं कि अपने उनके जीजा जो लोकसभा जमुई से सांसद हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाएं और डिप्टी सीएम के लिए अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम के लिए उनकी हिस्सेदारी पुख्ता हो सके। ये एक दाव वो खेलने की कोशिश में है चिराग पासवान। चलिए, अब एनडीए घोषणा जब करेगा उनकी बात तो तब की जाएगी। गुंजेश जी, बिहार में बहुत मज़ेदार बात ये रहती है कि अक्सर कहा जाता है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, कौन सी पार्टी से बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, किसके सहयोग से बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, 51 नामों की जो घोषणा की है, जाहिर सी बात है ये बिहार की जनता पर कुछ हद तक प्रभाव डालने वाली है। लेकिन जो दावे और वादे प्रशांत किशोर कर रहे थे, 96% जो है नए नाम होंगे, ऐसे नाम होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे या आम जनता के बीच से होंगे। कल तक हमने बहुत थोड़ी सी जानकारी लोगों तक पहुंचाई थी, बट मुझे लगता है कि अब काफ़ी रिसर्च उस पर हो चुका है। क्या जो प्रशांत किशोर के दावे हैं त्रिकोणीय मुकाबले के, जनता पर प्रभाव डालने के, वो इस 51 लोगों की सूची से आपको लग रहा है कहीं से सही होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कुछ बातें हैं जहां पे प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है कि हम नए उम्मीदवारों को टिकट देंगे और समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ेंगे। इन बातों में तो जो पहला 51 सीटों का उन्होंने टिकट बांटा है उसमें वो बातें दिखती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो खुद की ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। उनकी पहली ही टिकट का जो पहली सूची आई है वो, तो अब हम इसको एक बार क्रमवार देख लेते हैं कि जो 51 सीटें आई कल घोषित की गई है, उसमें से 49 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे, विधायकी या लोकसभा का। और सिर्फ 2 चेहरे ऐसे हैं जो इससे पहले विधानसभा और लोकसभा लड़ चुके हैं। इसमें से एक पूर्व विधायक हैं किशोर मुन्ना और अर्चना चंद्र हैं, वो बसपा से लोकसभा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, बसपा के टिकट पर। तो कुल मिलाकर 96% ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं। लेकिन क्या ये राजनीति में नए हैं? तो यहाँ पर हमको रुककर जब हम और ज़्यादा गहराई से जाते हैं तो इसमें से 25 उम्मीदवार, 51 में 25 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं या तो वो मुखिया रह चुके हैं या वो पैक्स चुनाव जीत चुके हैं, प्रखंड प्रमुख हैं, जिला परिषद चुनाव वो जीत चुके हैं, डिप्टी मेयर तक भी उम्मीदवार हैं। तो लगभग 49% जो टिकट है वो ऐसे लोगों को दी गई है जो कि पहले से उनका कोई ना कोई क्षेत्र का होल्ड है। हम सभी जानते हैं कि विधायक का जो चुनाव होता है, एमएलए जब चुने जाते हैं तो उसमें बड़ी भूमिका होती है मुखिया, जिला परिषद सदस्यों और उन सबका वोट को मोबिलाइज करने के लिए। तो निश्चित रूप से जो प्रशांत किशोर के ये उम्मीदवार हैं, प्रशांत किशोर ने अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे उम्मीदवारों को मौका दिया है जो शायद किसी बड़ी पार्टी में 10 साल 20 साल और इंतज़ार करते तो उनको मौका मिलता। तो ऐसे लोगों को प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपना भाग्य आजमाने का मौका ज़रूर दिया है। अब अगर आए तो जो 17 कैंडिडेट हैं 51 में से, ये ईबीसी हैं, यानी हाँ बहुत ही ज़्यादा जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो कि नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। नीतीश कुमार ने उसको कई सारी योजनाओं से और कई तरह से उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। वो 17 कैंडिडेट हैं जो ईबीसी के बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कुल 33% जो हिस्सेदारी है 51 सीटों में वो ईबीसी की है। अब ये किस तरह का परफॉर्म करते हैं, ये कहाँ किसको डेंट करेंगे, क्या ये जीतने वाले मार्जिन तक पॉपुलर हैं, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। क्योंकि मैं हालांकि पूरा मीडिया और लगातार सब जगह ये प्रशांत किशोर को, और आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वो दिखता है एक फोर्स, लेकिन जो ग्राउंड से जानकारी आती है, जब आप लोगों से बात करेंगे तो कोई भी प्रशांत किशोर को कोई तीसरी शक्ति मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। इंटरनेट पर ज़रूर हैं वो एक ताकत, लेकिन अभी हमारे ग्राउंड पे भी विकास जी गए हुए हैं, लोग उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं।
तो जब वो लोगों से भी बात कर रहे हैं, वैशाली में उन्होंने लोगों से बात की है, तो हर कोई ये कह रहा है कि हाँ ठीक है प्रशांत लड़ रहे हैं, लेकिन वो कोई लड़ाई में नहीं है। वो सालों साल जहां दो पार्टियों का ही वर्चस्व रहा हो, दो पार्टियां ही हमेशा मुकाबले में रही हों, तीसरी पार्टी बहुत कम ही गेम में आई हो, वहां काफ़ी मुश्किल ही होता है। ये मैंने उत्तराखंड के चुनाव में भी देखा, कई और जगहों पर भी देखा, जहां पर पुरानी पार्टियों को ही लोग प्राथमिकता देते हैं, वो नई पार्टी को इतना नहीं प्रेफर करते। लेकिन मैं प्रशांत किशोर को सुन रही थी, अभी उन्होंने बताया कि मैंने क्यों किसी कैंडिडेट को टिकट दिया, तो उनसे सवाल किया गया कि आपने रितेश पांडे जो भोजपुरी गायक हैं उनको टिकट क्यों दिया, आप तो इस सीट से खुद चुनाव लड़ने वाले थे। तो उनका जवाब था कि मैं भी यहाँ का बेटा हूँ, वो भी यहाँ के बेटे हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जिम्मेदारी संभाल सकता है। तो प्रशांत किशोर सोशल मीडिया, मुझे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया को ही सबसे बड़ा अपना हथियार बनाकर इस बार इस चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भले ही वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चुनाव के आखिर तक वो थोड़ा बहुत तो असर डालेगा ही डालेगा। मैं इसको लेकर थोड़ा स्पेक्टिकल हूँ। मैं कहानी बता देता हूँ थोड़ा सा। जब बहुत बड़े कवि हैं हमारे भारत के, हिंदी कवि कुमार विश्वास से पूछा गया कि ये बताओ कि नेताजी में और प्रधानमंत्री मोदी में कौन मतलब किसको आप ये मानते हैं कि है। उन्होंने कहा कि देखो क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा अंतर है, नेताजी ज़मीन के बनाए नेता हैं और मोदी जी सोशल मीडिया के बनाए नेता हैं। तो ये प्रशांत किशोर वाला मोदी जी को प्रशांत किशोर का ही तो हाथ रहा है उसमें। तो ये यहाँ पर मैं हमेशा इसको लेकर, क्या वो तीसरी फोर्स की तरह हैं या वो बस हैं मैदान में मौजूद हैं, ये इसमें एक बड़ा महीन सा फ़र्क है। और इसको ये चुनाव और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन सब कुछ साफ़ हो जाएगा कि ये कितना हाइप था और कितनी इसमें रियलिटी थी। बहरहाल हमने बात कर ली कि 33% सीट उन्होंने ईबीसी को दिया है और 11 सीट इन्होंने बैकवर्ड क्लास को दिया है। 11 उम्मीदवार जो इनके 51 कैंडिडेट्स में से हैं, इसमें से 11 उम्मीदवार बैकवर्ड क्लास से आते हैं, 7 मुस्लिम हैं, 9 जनरल हैं। तो कुल मिलाकर जो एक समावेशी समाज है और वो इनके इस टिकट बंटवारे में दिखता है। हालांकि अभी भी करीब 190 से अधिक सीटें बची हुई हैं, वहाँ वो किस तरह से मैनेज करते हैं। और ये बहुत ही, अगर उस हिसाब से देखें तो 51 और 190 का रेशियो काफ़ी बड़ा है। तो इसका भी एनालाइज कि प्रशांत किशोर टिकट बंटवारे में ये कितना मैनेज करके चल पाते हैं आगे, क्योंकि हमने देखा है कि उनके ऊपर दबाव काफ़ी है। वो खुद भी इस बात को मानते रहे, वो सीटों की घोषणा करना चाहते थे जुलाई में, लेकिन फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा कि हमारी पार्टी से ऐसा दबाव आया कि नहीं आप ऐसा नहीं कीजिए। और राजनीति में किस तरह के दबाव चलते हैं और किन किन कारणों से टिकट दिए जाते हैं, किस तरह का के फोर्सेस काम करते हैं, ये हम लोग सब, हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो प्रशांत किशोर की नीयत भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन वो कितना उसको ऑन ग्राउंड उतार रहे हैं। और एक बात कि हम 100 काम अच्छे करें, हम 100 काम अपने वादे के मुताबिक करें और 2 काम जो हम क्लेम करते हैं वो ना करें, तो राजनीति में वो चीज़ें आपको ज़्यादा हॉन्ट करती हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर ने इस बार 3 प्रमुख ऐसे टिकट हैं जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि हम राजनीति में परिवारवाद को नहीं आने देंगे, जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि जिनके पुरखों का कोई रिश्ता नहीं होगा राजनीति से, पीढ़ियों का कोई रिश्ता नहीं होगा राजनीति में, हम वैसे लोगों को टिकट देंगे। उन्हीं प्रशांत किशोर ने 3 लोगों को ऐसे टिकट दिए जिनका संबंध बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही मजबूत राजनीतिक परिवार से रहा है, जिसमें आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह और पूर्व सांसद सीताराम यादव की बहू शामिल हैं और जागृति ठाकुर भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये सवाल अब बार बार हॉन्ट करेगा कि प्रशांत किशोर का दावा अगर पहली ही सूची में और अभी 190 लोगों के करीब सूची और आनी है, तो उसमें वो कितना, एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमारी नज़र उस पर होगी कि प्रशांत किशोर अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं। एक और बात प्रशांत किशोर ने जो सीट बंटवारे में रखी है, उन्होंने समाज के प्रभावशाली लोगों को भी शामिल करने की कोशिश की है। इसमें करीब 2 डॉक्टर शामिल हैं, एक गणितज्ञ शामिल हैं, सिंगर शामिल हैं, तो इस आईपीएस अधिकारी, पूर्व अधिकारी शामिल हैं। जबकि प्रशांत किशोर दावा करते हैं लगातार कि सबसे भ्रष्ट तो बिहार में नेताओं से भी भ्रष्ट अधिकारी हैं। तो
तो अब उनके सिलेक्शन का अधिकार कल ही, और ये मैं नहीं कह रहा, कल प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से जनसुराज के हैंडल पर जब वो लिस्ट डाली गई सूची की, तो सबसे पहला जो कमेंट था वो लौरिया के जो उनके उम्मीदवार हैं उनके बारे में था कि इन पर ये मुकदमे चल रहे हैं, इनको क्यों टिकट दे दिया। तो ये राजनीति में अपराधीकरण को लेके वो हल्ला बोलते रहे हैं और खुद उनका सवाल, जब वो ऐसा करेंगे तो ये तुरंत रिएक्शन, और ये जेन्युइन रिएक्शन जनता का आता है, क्योंकि आप लगातार वादा ये कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो ये अंडर द रडार काफ़ी रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, और आसान नहीं रहने वाली है उनकी ये राजनीतिक यात्रा। प्रशांत किशोर की इस लिस्ट में थोड़ा सा एक हम शब्द जोड़ देते हैं। प्रशांत किशोर की लिस्ट में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, लेकिन इनमें एक अच्छाई प्रशांत किशोर की ये है, इस लिस्ट में दिखती है कि एक बड़ा नारा पिछले दिनों चला है, ये 90 के दशक के बाद से ये नारा बहुत जोरों पकड़ा, थोड़ा 2000 तक आया, लेकिन 2000 के बाद थोड़ा थम गया। अब फिर से ये नारा पिछले 5 साल 10 सालों से ये, अब जब राहुल गांधी बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं और लोग उनको लेने लगे हैं, उसमें ज़्यादा ये दिखता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतने हिस्सेदारी। तो इस लिस्ट में आपको दिख जाएगा कि 85% अगर ओबीसी है तो 85% उन्होंने ओबीसी को दिया है, 80-85%। जनरल अगर 15% है तो जनरल 15% को दिया है। उस हिसाब से उन्होंने टिकट बंटवारा, वो भी ख्याल उनका है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। जनता के थॉट्स को समझकर प्रशांत किशोर भले ही भावनाओं में बहकर दावे कर देते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि राजनीति में, और खासकर प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के, आप जानते हैं कि जनता के मन के साथ कैसे हम लोग खिलवाड़ भी कर सकते हैं और कैसे उनको अपने पाले में ला भी सकते हैं, दोनों तरह की बातें हैं। तो वो ये तो करेंगे कि भाई अगर उन्होंने जाति की बात नहीं भी की होगी और अलग अलग जातियों के लोगों को उन्होंने टिकट दिया होगा, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने क्राइम किए होंगे, ऐसे लोग जो राजनीति में पहले सक्रिय रहे, जीते और फिर हारे, या अब बहुत प्रोमिनेंट हैं, अब उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, ये उनके कहने के बाद कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी लिस्ट एकदम साफ सुथरी रखेंगे, वो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जिनके बलबूते हमारे देश में बड़े बड़े नेता मंत्री बैठे हुए हैं। तो ये तो होना ही था। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके साक्षात उदाहरण है। 2014 में जब वो आए तो इनके पीछे जो पर्दे के पीछे काम कर रहे तो प्रशांत किशोर ही थे, और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2011 से काम कर रहे थे। 2011 में प्रशांत किशोर जिनेवा छोड़ के प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर, ये तमाम तरह प्रकार की रिपोर्टों में आपको मिल जाएगी कि जिनेवा से जब ये स्विट्जरलैंड में काम कर रहे थे यूनाइटेड नेशन में, वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनके कहने पे ही आए थे। आप देखिए कि हमको याद है, एक छोटा सा कहानी बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, कि जब मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये तो चाय बेचने वाला है। तो आप देखिए कि प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी देखिए, उस चाय पे ही उन्होंने एक उसको मजबूत बनाया और चाय पे चर्चा कार्यक्रम को डिज़ाइन कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा कि ये तो गुजरात दंगा, तो उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल पेश कर दिया कि ये देखो। उसके बाद इन्होंने स्लोगन दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये प्रशांत किशोर हैं, ये जानते हैं रणनीति की कैसे किसको। आप बहुत एक शब्द हम लोग हाल के दिनों में देखेंगे, खेला होबे, ममता बनर्जी को लेके जब कहा जा रहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शानदार स्लोगन था कि खेला होबे। नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार, तो वो ये इसमें माहिर हैं स्ट्रेटेजी में, है ना। देखिए उन्हें बहुत सारे लोग ना बिहार का अरविंद केजरीवाल वाला टैग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन गुंजेश जी बताएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि आप अगर अरविंद केजरीवाल को देखें, जब वो राजनीति में आए थे तो उनको वो समझ नहीं थी कि मुझे कहाँ कैसे खेलना है। लेकिन प्रशांत किशोर, जिसको पता है मुझे कहाँ कैसे किसके लिए खेलना था, अब उन्हें अपने लिए खेलना है, तो जाहिर तौर पर वो खेलेंगे। आप ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दावे और वादों में उनके बहुत फर्क होगा, जो एंड रिजल्ट निकल कर आएगा उसमें भी बहुत अंतर हो सकता है। मैं 3 लोगों की प्रोफाइल बना रही थी, स्टोरी कर रही थी, तो मैंने देखा कि एक तो भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे, जिनको उन्होंने टिकट दिया है, और उस सीट से टिकट दिया है जहां से वो खुद लड़ने की उनकी अटकलें थी। देखिए मैंने रितेश, जन्मभूमि, आप देखिए कि रितेश का जो यूट्यूब चैनल में देख रही थी और उनका जो फैन बेस देख रही थी,
मुझे लगता है उनका ये डिसीजन, अगर वो खुद उतर रहे थे और उसकी जगह वो कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा जिम्मेदारी ये ले सकते हैं, फैन बेस के मुताबिक, युवा लोगों को साधने के मुताबिक उन्होंने ये टिकट शायद सही दिया है। अब आने वाला वो तो नतीजा ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर आप उनका युवा फैन बेस देखें, लोगों का उनके लिए प्यार देखें, तो लोग पसंद कर रहे हैं। भोजपुरी गायक हैं, काफ़ी फैन फॉलोइंग है, शायद ये काम कर जाए उनके लिए जो उन्होंने अपनी रणनीति से सोचा होगा। ऐसे ही जागृति ठाकुर को टिकट दिया उन्होंने, तो जागृति ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को देखिए कौन नहीं जानता, सब कोशिश ही, हर कोई उन पर हक जताने की कोशिश कर रहा है। भारत रत्न दिया गया, कांग्रेस अपनी। ठाकुर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतारा। कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने 77 के चुनाव में लालू प्रसाद को टिकट दिलवाया कि ये युवा नेता है। तो कर्पूरी ठाकुर, जैसे हम कहते हैं कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, बाबू जगदेव प्रसाद, इनकी तो विचारधाराएं हैं जो आगे ले के लोग आए। तो उनकी बेटी को अगर दे रहे हैं तो एक संदेश है, ये स्पष्ट रूप से आरजेडी को, साफ आरजेडी को संदेश है कि आपने जिसको भुला दिया है उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये सियासत में, बिहार की सियासत में कर्पूरी ठाकुर की वापसी किसने कराई है? कर्पूरी ठाकुर की वापसी भाजपा ने कराई है, जिसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई और नीतीश जी का मन नहीं लगने लगा तेजस्वी के साथ, उनको अच्छा नहीं लगने लगा, जैसा कि तेजस्वी ने विधानसभा में बताया भी था। तो मैं बार बार जो राजनीतिक समीकरण हैं और इसके पीछे जो घटनाएं हो सकती हैं उनको देखने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये भाजपा की नज़र इस पर थी पहले से, तो भाजपा ने इतनी आसानी से कैसे जाने दिया जागृति ठाकुर को अपने पाले से? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये मेरे लिए सवाल है। और मैं जागृति ठाकुर का एक बयान है और उन्होंने कहा है कि मेरे पिता राजनीति में आने वाले थे, लेकिन उस वक्त उनको वो नहीं मौका मिला, और जो उनके घर से दूसरे व्यक्ति हैं, जो भी उनके चाचा ताऊ जो भी लगते हैं, उनको भाजपा ने आगे बढ़ाया और टिकट दिया और वो भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। तो ये आपसी घर का मतभेद भी है और इसका फायदा प्रशांत किशोर ने उठा लिया। मैं सिर्फ दो चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि आरसीपी सिंह जदयू से किस वजह से निकाले गए, क्यों बाहर हुए। कारण ये था, उन पर आरोप ये था कि वो जदयू में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो लगे हुए हैं। वो आ जाते हैं प्रशांत किशोर के करीबी, उन पर आरोप था कि वो बीजेपी के करीबी हैं। और दूसरा जो जागृति ठाकुर का केस है, ये दो सैंपल साइज है जो कहीं ना कहीं एक संदेह, एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करता है कि क्या प्रशांत किशोर जो फैसले ले रहे हैं वो खुद प्रशांत किशोर ले रहे हैं, या इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई और राजनीति, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि इंगित कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से तो नहीं खेल रहे हैं प्रशांत, बी टीम। मैं कोई बी टीम, मेरे पास सवाल है। अगर प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आ जाए कि नहीं, हमको कभी, हमने नहीं चाहा था कि जागृति ठाकुर हमारी सूची में कभी नहीं थी, या इस तरह का कुछ, तो ये मुझे एक सवाल का जवाब मिलेगा। बतौर पत्रकार हमारा काम है कि हम सवाल करें। बिल्कुल। और ये जो संदेह के मुद्दे हैं इनको जनता के सामने रखें, ताकि अभी पवन सिंह जो हैं वो काफ़ी चर्चाओं में हैं, और पवन सिंह की पत्नी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो भी काफ़ी चर्चाओं में है। इस बीच जाहिर सी बात है, मामला काफ़ी बिखर गया है, रायता काफ़ी फैल गया है, और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से पवन सिंह की जो पत्नी है वो मिलने के लिए पहुंची है। क्या यहाँ भी मामला समेटने की कोशिश हो रही है? अब देखिए, ये पूरा मसाला और फुटेज का मामला है। मुझे नहीं लगता बिहार की राजनीति में इसका कोई बहुत महत्व है। ये सारी घटनाएं मतलब दिन की हो सकती हैं कि आज दिन की घटनाएं, लेकिन इसका कोई लंबा वो दिखता नहीं है असर, या तो न ही इसका टिकट बंटवारे में कोई असर पड़ने वाला है, और न ही वोटिंग की प्रक्रिया में जनता के दिमाग में, जनता जब वोट करने जाएगी तो उसके दिमाग में ये रहेगा। क्योंकि आप एक बात सीधा समझिए कि भाजपा के जो वोटर हैं, क्योंकि पवन सिंह एनडीए के काफ़ी करीबी नज़र आए हैं, बहुत संभावना है कि उनको कहीं से टिकट मिल जाए अगर इस विवाद के कारण उनका टिकट नहीं कटता है तो वो कोई भी भाजपा कभी भी अपने उम्मीदवारों के नाम पर वोट नहीं मांगती है और आज भी नहीं मांगती है। 2014 से भाजपा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगती है, और जो उनके वोटर हैं वो उनको वोट देते भी उसी नाम पर हैं। वो कभी भी उम्मीदवार को देखकर वोट नहीं देते हैं। तो ये बात पवन सिंह को लेकर ये सिर्फ ऐसे ही है कि
मीडिया कवरेज का मामला है, अभी अगर चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वो आ रहा है आपके। एक आखिरी सवाल मैं उपेंद्र से लूँगी। उपेंद्र, एक बहुत अच्छी सी चीज़ मुझे देखने को मिली इस 51 लोगों की लिस्ट में, और वो है थर्ड जेंडर को जो चांस दिया है। प्रीति किन्नर, ठीक है, 41 साल की हैं, 8वीं तक पढ़ाई की है और गौ सेवा करती हैं, लड़कियों की शादी कराती हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और मैंने देखा, प्रोफाइल अभी चेक ही कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने सोशली लोगों के लिए काम किया है, लोगों से जुड़ी हुई हैं। और अपनी पहली लिस्ट में जब प्रशांत किशोर इतना दावा कर रहे हैं कि 96% लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो ऐसे होंगे, आम लोगों से जुड़े होंगे, ऐसे में थर्ड जेंडर को मौका देना आप किस तरह प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए देख रहे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव, या बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए अब किस तरह की चुनौती होगी इससे? नहीं, डेफिनेटली आप देखिए कि हमने शुरू से हम तो शुरू से कम से कम हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि जिस प्रकार की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, अगर वास्तव में देश में राजनीति वास्तव में अगर उनका इंटेंशन सही है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि भाई किसी के इशारे पे तो नहीं कर रहे हैं, किसी की टीम तो नहीं है, वो किसी के कहे के हिस्से तो नहीं है, अगर प्रशांत किशोर वास्तव में इस स्ट्रैटेजी के साथ जो अभी की राजनीति कर रहे हैं, अगर वास्तव में उनका इंटेंशन राजनीति का है, किसी के इशारे पे नहीं, तो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है प्रशांत किशोर की राजनीति। क्योंकि आप प्रशांत किशोर की राजनीति को देखेंगे तो बिहार की उस राजनीति को जो डरने और डराने वाली राजनीति थी, उस राजनीति से ऊपर हट के डेवलपमेंट की राजनीति पर लेके आए, परसेप्शन पर लेके आए। वो एक पार्टी कहती थी कि इसको जिताओगे तो जंगल जा जाएगा, एक पार्टी कहती थी कि अगर फिर से हम नहीं आए तो दलितों का उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इस वाले राजनीति से हट के प्रशांत किशोर ने एक तरह के नई राजनीति शुरू की है, जिस तरह से कभी अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी राजनीति। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ रहा है, प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। तो अगर वास्तव में इंटेंशन ठीक है तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर की जो अभी की पॉलिटिक्स है वो बहुत अच्छी है, और पॉलिटिक्स ऐसी ही होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और जहाँ तक दूसरी बात रही अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियां भी इसी पीच पर कमोबेश खेलना शुरू कर दी हैं। आप कल का आरजेडी तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं हर घर एक सरकारी नौकरी दूंगा। चूँकि तेजस्वी यादव का तो एक परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ है, तेजस्वी यादव का नौकरी देने वाला, आने के बाद डेवलपमेंट करने वाला, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है परसेप्शन। लेकिन उनका जो दाग है ना पिता का, वो बहुत मुश्किल होता है राजनीति में छुड़ाना, तो उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण होगी। और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से तारीफ़ के लायक हैं कि उन्होंने एक राजनीति को एक नई दिशा दी है बिहार में। अगर ये राजनीति आगे बढ़ती रही और जिस प्रकार से वो आंकड़ों के खेल के साथ वो अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसा गुंजेश भाई कह रहे हैं कि बहुत सीनियर लीडर हैं जो उनको नहीं मानते हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में हैं बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति के पंडित हैं, जो अपनी पंडिताई करते रहते हैं, वो मान रहे हैं कि नहीं है कोई बहुत बड़ा विकल्प। लेकिन अगर जिन आंकड़ों की वो बात करते हैं, अगर उन आंकड़ों के साथ अगर वो आते हैं परिदृश्य में नवंबर के बाद, 14 नवंबर के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो उसमें निश्चित तौर से तीसरे शक्ति के रूप में, अगर जिस प्रकार से वो आंकड़े दिखा रहे हैं अगर होंगे, तो तीसरे शक्ति के रूप में निश्चित तौर से किंग मेकर की भूमिका में वो होंगे। चलिए, अब ये देखने वाली बात है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे या किंग बनेंगे, या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या नहीं होगा, और नवंबर में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी अगर प्रशांत किशोर की चर्चा ज़्यादा है, उसका कारण यही है कि सबसे पहले उन्होंने जैसा दावा किया था कि हम लिस्ट लेकर आएंगे, तो लिस्ट लेकर आए हैं। गुंजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कि लगातार हमें कमेंट आ रहे हैं कि आप सिर्फ प्रशांत पे बात करो, प्रशांत हम आरजेडी और जदयू पर भी बात करेंगे, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी सूची आए। और अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि इस बार तेजस्वी यादवों की टिकट काटेंगे और भूमिहारों को ज़्यादा टिकट देंगे, तो ये इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपनी राय से अवगत कराते रहिए कमेंट बॉक्स में, हम सबका स्वागत करते हैं। और बिहार का चुनाव है, महापर्व है, जैसा आपके लिए है वैसा हमारे लिए भी है। हम भी पत्रकार हैं और हमारे चैनल पर आपको बिहार से जुड़ी तमाम कहानियां, दिलचस्प कहानियां, ग्राउंड कवरेज लगातार देखने को मिलेगा। तो बने रहिए लोकमत हिंदी पर। नमस्कार।